हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आप लोगों का बिजनेस स्टडी टीचर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैंपल पेपर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी का अकाउंटेंसी का भी हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने पार्ट 1 उसको अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो डायरेक्टली यू कैन आस्क making a call or via sending a message at WhatsApp। चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए हम आज के अपने पार्ट 3 पर चलते हैं। हमने 2 पार्ट अब तक डिस्कस कर लिए थे हमारे सैम्पल पेपर बिजनेस स्टडी से, जो कि जिसमें टोटल क्वेश्चन हमने देखे थे 34 थे और 25 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 25 ऑनवर्ड अपने क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए यहाँ तक जो है हमारा पार्टिकुलर सैम्पल पेपर था 2 हम डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हम लोगों ने अब तक जो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे वो 25th तक जो है डिस्कशन हमने कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था दैट इज रिलेटेड टू अवर पार्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक मेन में एक ओर में। आइए हम क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से आपके सामने, द गवर्नमेंट of India has recently come up with an amendment to Section 6 of Payment of Wages Act 1936 to allow employers of certain industries to make payment through various electronic mode of payment। राइट, देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, तब हम जाके डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि उसका आंसर हमें केस स्टडी बेस में से देना है या उसका आंसर हमें अपने पास से देना है। कहने की क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है या क्वेश्चन इनडायरेक्ट है वाया बेस्ड ऑन केस स्टडी। तो मैंने क्वेश्चन जो पढ़ा उसकी 2-3 लाइनें पढ़ने से मुझे ऐसा आशंका हो रही है कि हमें एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए क्लियर कट इसने कर दिया, 2 डायमेंशंस बतानी है विच रिलेटेड टू अबव मेंशन्ड केस। तो इसका मतलब हमें केस को जो है बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ना है और उनमें से उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाइड करना है जो कि बेसिकली हमारे यहाँ आंसर में आ सकते हैं। तो केस को एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कम अप विद एन अमेंडमेंट टू सेक्शन 6 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये लाइन जो हमें बताती है कि लीगल इन्वायरमेंट जो है यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, अमेंडमेंट किया है वेजेस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर। राइट, आगे है हमारा टू अलाउ एम्प्लॉयर्स of certain industry to make payment through various electronic modes of payment। electronic modes of payment का मोड जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें यूज करना है, तो इट मींस वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड की तरफ बढ़ रही है। The amendment has been or will be applicable to all public sector undertakings for wages distribution using the e-payment options। डेफिनेटली ई-पेमेंट ऑप्शन मतलब टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन, और यहाँ पर हम बात करें ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की तरफ गवर्नमेंट का क्या है रुझान है, तो पॉलिटिकल इंटरफेयर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दिस इज अनदर माइलस्टोन इन द डायरेक्शन ऑफ फर्दर पुश टू कैशलेस इकोनॉमी। जो कैशलेस इकोनॉमी है उसकी तरफ ये एक और मतलब एक बड़ा स्टेप था गवर्नमेंट का, बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का जो कि गवर्नमेंट ने उठाया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डायमेंशंस के बारे में, तो डायमेंशंस की बात देखी जा सकती है पहली लाइन से, जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है, चेंजेस किया है पेमेंट वेजेस एक्ट के अंदर, उस लाइन को अगर हम ले लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू अवर लीगल इन्वायरमेंट। राइट, वो हमारा लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है और लीगल इन्वायरमेंट को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। दूसरा अगर हम बात करें allow employees to certain industry employer to certain industries to make payments through various electronic modes of payments। electronic modes like e-payments ऑप्शन को उन्होंने ऑप्ट किया है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट यहाँ जो है हमारा अफेक्टेड हुआ है, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। और थर्ड वन जैसे मैंने बताया था कि जो भी अमेंडमेंट्स है वो सभी प्रकार के सेक्टर्स के लिए या अंडरटेकिंग्स के लिए फॉलो अप किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेयर भी है। कैसा इंटरफेयर है? पॉलिटिकल, यानी सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के साथ पीस फुल इन्वायरमेंट जो है गवर्नमेंट यहाँ क्रिएट करना चाहती है। तो लीगल, टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल, ये 3 इन्वायरमेंट यहाँ पर आते हैं, आपको इनको
एक्सप्लेन करना है। और कोटिंग द लाइन की अगर बात किया तो मैंने आपको लाइन बता दी, पहला इन्वायरमेंट हमारा यहाँ से उठ जाएगा, दूसरा इन्वायरमेंट हम ले लेंगे जो ई पेमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स है वहां से ले लेंगे, तीसरा इन्वायरमेंट हम ले लेंगे कि एप्लीकेबल टू ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दैट इज पॉलिटिकल इंटरफेयर, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यहाँ से हम ले लेंगे और इनको आपको डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन करना है। होप सो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चल पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी recently launched 5 different variants with traditional ingredients in order to compete with the soft drink market players, right? Soft drink market players. The USP of unique selling proposition of company is to beat the heat and make yourself fit, right? Composition USP क्या है कंपनी का? वैसे टैगलाइन क्या है? Beat the heat and make yourself fit. The company decided to sell the product online as well as offline by offering heavy discounts to attract the masses. यानी कि यहाँ पर बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, एक प्रकार की एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है कि प्रोडक्ट को वो ऑनलाइन सेल करेगी और ऑफलाइन सेल करेगी बाय गिविंग द हैवी डिस्काउंटेड, राइट? बहुत सारे डिस्काउंट देकर। अगर बात देखी जाए तो अगर क्वेश्चन यहाँ पर टाइप ऑफ प्लान से रिलेटेड पूछा गया है तो मैं आपको बता दूं टाइप ऑफ प्लान सिलेबस में से रिलेटेड पोर्शन है, तो ये क्वेश्चन जो है एक आप कह सकते हैं कि सैंपल पेपर में नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी दिया है तो मैं आपको बता दूं टाइप ऑफ प्लान के बारे में अगर बात की गई है तो हम यहाँ फॉलो अप करेंगे स्ट्रेटेजी को। लाइक यहाँ स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, किसको बनाई जा रही है? स्ट्रेटेजी को बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम बात करें स्ट्रेटेजी। यहाँ पर एक टाइप ऑफ प्लान के बारे में डिस्कशन हुआ है जहां पर हमने मेथड्स ऑफ ऑफरिंग द प्रोडक्ट जो है ना ऑप्ट किए हैं। दूसरा 3 पॉइंट्स हमें यहाँ बताने हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अगर हम 3 पॉइंट्स के बारे में यहाँ डिस्कशन करें तो हमारे 3 पॉइंट क्या होंगे बेसिकली? तो हम बात कर सकते हैं कि प्लानिंग जो है बेसिकली क्या करती है, एक प्रकार से डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। नो डाउट प्लानिंग प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ये हमें डायरेक्शन देती है। और दूसरा अगर हम बेनिफिट की बात करें तो क्या बेनिफिट हमें मिलता है, इंपॉर्टेंस से क्या इंपॉर्टेंस का पॉइंट हो सकता है प्लानिंग का कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी के रिस्क को क्या करती है? कम करती है। अगर तीसरी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। प्लानिंग जो है ना क्रिएटिविटी को निकाल कर लेके आती है, अलग अलग लोगों के माइंड से अलग अलग आइडियाज को निकलवाती है, क्रिएटिविटी की इंक्रीज करती है, राइट? क्रिएटिविटी को ये क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इस तरीके से हम इसके 3 इंपॉर्टेंस के जो पॉइंट हैं प्लानिंग के वो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं और आपको इनके बारे में जो है ना थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, आइडेंटिफाई करने के साथ साथ थोड़ा सा आपको उनको एक्सप्लेन भी करना है। क्लियर? चलिए, हालांकि क्वेश्चन क्या दिया है? आइडेंटिफाई 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो जो आइडेंटिफिकेशन की बात आ रही है तो वहां पर हम बात ये कर सकते हैं कि इस केस स्टडी को एक बार दोबारा से रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि आइडेंटिफाई करने के भी पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो इन यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट जैसे हमने पढ़ा कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी रिसेंटली लॉन्च 5 डिफरेंट वेरिएंट्स विद ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स टू ऑर्डर टू compete with सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट प्लेयर्स। और यूएसपी भी कंपनी ने फिट जो है ना अपना रखा है, बीट द हिट मेक योर सेल्फ फिट। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल प्रोडक्ट की प्लानिंग का पार्ट हो गया, डिसाइडेड टू सेल प्रोडक्ट ऑफलाइन और एंड ऑनलाइन। तो मेथड्स सिलेक्शन हो गया ना, एक प्रकार से क्या कर रहा है? डायरेक्शन दे रहा है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को हमें सेल करना है। और क्रिएटिविटी की बात क्या है? जो बीट द हिट मेक योर फिट, ये जो यूएसपी कंपनी ने फिट किया है तो प्लानिंग के तहत हमने ये जो टैगलाइन इसको दी है ये हमारा एक क्रिएटिविटी का काम हो जाएगा, क्रिएटिविटी को डिफाइन करेगा। और जो पार्टिकुलरली अनसर्टेनिटी है यानी कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बिके, सॉफ्ट ड्रिंक हम दूसरी कंपनी मार्केट पे कंपटीशन कर सकें, तो उसके बारे में भी हमारी जो अनसर्टेनिटी को कम करती है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, राइट? होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई बात ना समझ में आया तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी एट माय नंबर। माय नंबर इज 7015406635। आप इस पर
कॉल कर सकते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने हमारी क्लास को जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी क्लास को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें। अगर कोई बात आपको ऐसी लगती है कि यहाँ पर और भी कुछ हो सकता था तो उसके बारे में आप मुझे फ्री माइंड से मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लीडरशिप बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इमेजेस। इन इमेजेस के बेस पे हमें लीडरशिप स्टाइल निकालने हैं। तो हमें लीडरशिप स्टाइल को निकालने से पहले या ढूंढने से पहले हम बात करें तो एक छोटी सी बात हम यहाँ रखेंगे कि लीडरशिप स्टाइल है क्या। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल है क्या उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो लीडरशिप स्टाइल में अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा था कि लीडरशिप स्टाइल्स जो है वो बेसिकली 3 प्रकार के स्टाइल होते हैं। कौन कौन से? एक तो ऑटोक्रेटिक, दूसरा हमारा होता है डेमोक्रेटिक, और तीसरे के बारे में अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा डेमोक्रेटिक। तीसरे के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होता है, लेस इज फेयर या फ्री रेन, लेस इज फेयर, या आप उसको कह सकते हैं फ्री रेन, राइट। ये 3 प्रकार के जो है हमारे लीडरशिप स्टाइल हैं। इसमें ऑटोक्रेटिक की अगर बात की जाए तो जिसमें एक व्यक्ति अपने अकॉर्डिंगली सारे काम करता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, ऑर्डर प्लेस करता है केवल, और उनको वो ऑर्डर जो उसने ऑर्डर दिए हैं वो वर्क क्या चाहिए, कंप्लीटेड चाहिए। इट मींस ये जो पार्टिकुलर स्टाइल है इसमें एक व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर मानता है और वही सारी बातें, वही सारे डिसीजन लेता है। दूसरा है डेमोक्रेटिक की अगर बात की जाए तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जहां पर हम जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, एम्प्लॉइज की राय लेते हैं। हम माने ना माने एक अलग बात है, लेकिन एम्प्लॉइज का जो सुजेशंस हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनको भी शामिल किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जहां पर एक पार्टिकुलर जो लीडर होता है वो सभी जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनके साथ मिलकर डिसीजन लेने की, मतलब मिलकर डिसीजन लेता है, राइट। हम उसे ये भी कह सकते हैं कि जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो हालांकि होता टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही है, लीडर का ही होता है, लेकिन मेंबर्स का पार्टिसिपेशन वो जो है डिसीजन प्रोसेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और तीसरा है लेस इज फेयर या फ्री रेन की अगर बात की जाए तो फ्री रेन का मतलब होता है जहां पर रोल ऑफ लीडर वो बहुत कम होता है, रोल ऑफ लीडर वो क्या होता है, बहुत कम होता है, और एम्प्लॉइज का रोल बहुत ज्यादा होता है, और एम्प्लॉइज आर फ्री टू टेक एनी डिसीजन, वो फ्री होते हैं किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लेसिस फेयर जो है बेसिकली एक स्वतंत्र प्रकार का लीडरशिप स्टाइल है, जहां पर रोक टोक या जो किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही कम होती है, एक डिसेंट्रलाइजेशन टाइप ये लीडरशिप स्टाइल होता है। आइए अब बात करते हैं अपने डायग्राम्स की तरफ। देखिए डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ मिस्टर ए एक टॉप अथॉरिटी है, और वो बी, सी और डी इन 3 को जो है क्या करता है, ऑर्डर देता है। लिखा क्या है, ए इज लीडर बॉस सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। तो बॉस सेंटर्ड जो लीडरशिप स्टाइल होता है वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल होता है, हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। दूसरा अगर हम देखें, दूसरे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए मिस्टर ए जो है वो सेंटर में है, और एम्प्लॉइज जो है ना आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, वो इधर भी डिस्कशन कर सकते हैं और वो इधर भी डिस्कशन कर सकते हैं, और ऐसे भी डिस्कशन कर सकते हैं, और डायगनली भी वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। इसका मतलब हमने अगर देखा जाए तो लिखा क्या है, ए इज लीडरशिप इज सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। तो जहां लीडरशिप स्टाइल सबऑर्डिनेट सेंटर्ड होता है दैट इज टू बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जहां डिसीजन तो ए ही लेगा लेकिन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द जो सबऑर्डिनेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको इनको यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप इनके बारे में जो है मेन बातें लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप की, तो इसमें आप बता सकते हैं कि इस प्रकार का जो लीडरशिप स्टाइल होता है दैट गिव्स ऑर्डर्स एंड एक्सपेक्ट हिज सबऑर्डिनेट टू ओबे दोज ऑर्डर्स। ये बॉस सेंट्रिक है, तो इसमें वो क्या एक्सपेक्ट करता है बॉस की, वो सिर्फ ऑर्डर देगा और उसके ऑर्डर को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए।
डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बात की जाएगी तो इसमें सारे के सारे जो एक्शन प्लान बनाए जाते हैं लीडर के द्वारा, उसमें वो फाइनल डिसीजन तो खुद का रखता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट सभी एम्प्लॉइज की रखेगा। उनका जो उनसे आने वाले जो इनपुट्स हैं, उन मेंबर्स के इनपुट्स को जो एक्सेप्टेबल है उनको एक्सेप्ट करेगा, जो रिजेक्ट करने वाले हैं उनको रिजेक्ट करेगा और एक फाइनल डिसीजन लेगा। तो इसे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है ये पढ़ते हैं, और मैं आपको बार बार एक बार बताता हूं, अगर केस स्टडी आपको लगती है थोड़ी बड़ी तो केस स्टडी को पढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लें, ताकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए कि आपको आंसर केस स्टडी में से देना है या डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हमें सबसे पहला दिया गया है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ माल प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय हरिका। तो यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस के बारे में बात हुई है, तो इसका मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन द केस, राइट, केस पर बेस्ड है, केस को पढ़ा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है नेम द अथॉरिटी। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि माल प्रैक्टिसेस क्या है, तो हम अथॉरिटी का नाम कैसे बताएंगे। नेम एंड राइट एनी 3 फंक्शंस रिलेटेड टू द अबव बिहेवियर। तो डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पहले क्वेश्चन पर बेस्ड है, और पहला क्वेश्चन हमारा केस बेस्ड है। आइए चलते हैं केस की तरफ। हरिका इज ए कंपनी सेक्रेटरी इन सन प्रकाश लिमिटेड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मीटिंग with directors, she came to know that as against the previous year, this year company is going to declare handsome dividend offer. It is observed that when such news becomes public, then the share market jumps up. और ये जो पार्टिकुलर इस प्रकार का जो ऑफर अगर दिया जाता है और ये न्यूज अगर आम जनता को मिल जाए, पब्लिकली ये न्यूज हो जाए, तो शेयर मार्केट क्या करेगी, जंप करेगी। कंसिडरिंग इट, इस बात को कंसिडर करते हुए, हरिका परचेज्ड लार्ज नंबर ऑफ कंपनी शेयर बिफोर दिस न्यूज रीच द पब्लिक। और हरिका ने क्या किया, बहुत सारे शेयर्स जो है परचेज कर लिए, कैसे, जनता तक ये न्यूज पहुंचने से पहले। तो अब सबसे पहले तो ये देखिए कि चैप्टर कौन सा है जिसमें से इस तरीके का क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट की, बेटा किसके बारे में बात करें, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करें, तो फाइनेंशियल मार्केट का जो चैप्टर है उसमें हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था इनसाइडर ट्रेडिंग। कंसेप्ट डिस्कस किया था क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि जिसमें जो टॉप लेवल अथॉरिटीज होती हैं उनके पास जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, वो उनका प्रयोग करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या उनके आधार पर अपने किसी रिलेटिव को प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो सूचना प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार की जो ट्रेडिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। और तो यहाँ पर जो माल प्रैक्टिसेस यहाँ यूज हो रही है हरिका के द्वारा, तो हरिका ने क्या किया है, उस इंफॉर्मेशन का खुद के लिए यूज किया और बड़ी मात्रा में प्रॉफिट कमाना चाहती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट होगा, जो माल प्रैक्टिसेस होगी, वो कौन सी होगी, इनसाइडर ट्रेडिंग होगी। इनसाइडर ट्रेडिंग को यहाँ पर क्या किया गया है, फॉलो अप किया गया है हरिका के द्वारा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नेम द अथॉरिटी व्हिच रेगुलेट्स द बिहेवियर सच काइंड ऑफ बिहेवियर। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के बिहेवियर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेबी। सेबी इस प्रकार के बिहेवियर पर कंट्रोल करता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का यहाँ पर हम पार्टिकुलरली नाम लिखेंगे। सेबी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी हु कंट्रोल सच टाइप ऑफ माल प्रैक्टिसेस। अब बात हो रही है कि सेबी के फंक्शंस कौन कौन से हैं, राइट, सेबी के फंक्शंस कौन कौन से हैं और इस प्रकार के फंक्शन को यहाँ पर क्या नाम हम देंगे। तो इस प्रकार का फंक्शन बेसिकली सेबी के 3 फंक्शंस में से एक आता है। हमारे पास 3 फंक्शन सेबी के कौन कौन से हैं। पहला फंक्शन है हमारे पास प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा फंक्शन कौन सा होता है, रेगुलेटरी फंक्शन, तीसरा फंक्शन कौन सा होता है, डेवलपमेंट फंक्शन, राइट। डेवलपमेंट, रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम लोग, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, रेगुलेशन के साथ प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है, क्योंकि यहाँ पब्लिक के हितों की रक्षा की जा रही है। किसके हितों की रक्षा की जा रही है, पब्लिक के हितों की। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, इसके अलावा प्राइस रीजिंग होती है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में दे दे, तो इनके अगेंस्ट से भी जो है एक्शन लेता है। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो है ये क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है कंज्यूमर के बिहेवियर को, जो पब्लिक है उनके बिहेवियर को, उनके सॉरी इंटरेस्ट को। तो हम यहाँ किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रोटेक्टिव फंक्शन में कोई 3 फंक्शन के बारे में बात की जाए, तो पहला फंक्शन तो हमारा पहले ही क्लियर हो गया कि जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर ये प्रोहिबिशन लगाता है, रोक लगाता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है। दूसरा, इस प्रकार की एक्टिविटीज के अगेंस्ट
ये जो है क्या लेती है, एक्शन लेती है, पेनल्टीज भी लगाती है। तो एक तो प्रोहिबिशन का काम करती है ये, दूसरा पेनल्टीज लगाती है उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने इस प्रकार की इंफॉर्मेशन का गलत यूटिलाइजेशन किया है। और तीसरा अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए भी ये क्या उठाती है, स्टेप उठाती है। जो इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी ये स्टेप उठाते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार के फंक्शन हम इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें और में हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो और का क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। और क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको जैसे बताता हूं कि क्वेश्चन को एक बार जरूर रीड कर लें कि पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 फैक्टर्स हाईलाइटेड अबव which affect the working capital requirement of such enterprises। अगर हम बात करें, पहले सीधी सीधी बात करें कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं वो हमारे होते हैं जैसे कि हमारी बिजनेस साइकिल, राइट। बिजनेस साइकिल एक फैक्टर है जो हमारे ऑपरेटिंग जो है वर्किंग कैपिटल को क्या करती है, अफेक्ट करती है। दूसरा अगर हम बात करें तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी एक जो है हमारा फैक्टर है जो हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम इसको भी ले सकते हैं कि जो कंपटीशन लेवल है, कंपटीशन लेवल जो है वो भी हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। ये सारे के सारे डिसीजन कैसे अफेक्ट करते हैं अगर बात की जाए तो देखिए, बिजनेस साइकिल जो होती है जितनी बड़ी होती है, जितनी बड़ी होती है उतना पैसा हमें ज्यादा चाहिए होता है रिक्वायरमेंट परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड करने के लिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर हमें लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है तो उसको ग्रैब करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो जितनी ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होगी उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की हमें जरूरत होने वाली है। और थर्ड हमने पढ़ा था कंपटीशन लेवल। कंपटीशन लेवल जितना ज्यादा बढ़ता है उतने ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी ये जितने ज्यादा बड़े होंगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इनके अलावा अगर हम और फैक्टर्स देखें तो और क्या फैक्टर हो सकते हैं हमारे वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले, जैसे प्रोडक्शन साइकिल हो सकती है ना। तो इस प्रकार का, इन प्रकार के जो फैक्टर हैं उन फैक्टर्स को हमें क्या करना है, बेसिकली आइडेंटिफाई करना है। ऊपर वाली जो केस स्टडी हमें दी है, आइए केस स्टडी को पढ़ते हैं और ढूंढते हैं क्या क्या जो फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं क्या ये इनमें अवेलेबल है या नहीं है, या इनके अलावा कोई और अवेलेबल है तो उनको यहाँ फाइंड आउट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है, इंडियन इक्विटी मार्केट आर गोइंग थ्रू ए फेज ऑफ बूम। देखिए, इंडियन मार्केट, इक्विटी मार्केट क्या कर रही है, बूम शो कर रही है, यानी इसमें बहुत बड़ा उछाल आया है। देयर इज ए ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। ग्रोथ पोटेंशियल मैंने बताया था, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर आपको कहीं दिखाई देते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, तो वहां पर हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और ये एक ग्रोथ पोटेंशियल को शो कर रहा है फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, this has resulted in lots of new ventures vying for a market share। vying का बेसिकली मतलब होता है कंपटीशन करना, compete करना, राइट। तो इसके कारण बहुत सारे रिजल्ट क्या आया कि बहुत सारे नए वेंचर्स जो मार्केट में आए हैं, मार्केट शेयर के जो कंटेस्ट है कि उसके कोई किसका शेयर कितना ज्यादा होगा मार्केट के अंदर, उस शेयर को एक्वायर करने के लिए। एंड ओल्ड एंटरप्राइजेज ट्राइंग टू keep up with the pace with which changes are taking place in the economy, right। तो जैसे नए नए जो वेंचर्स आए हैं तो एक प्रकार से कंपटीशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल भी हमारा यहाँ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ कंपटीशन लेवल भी एक फैक्टर हो सकता है। एंड दिस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हेल्प has helped even smaller business to compete on a global scale। तो ग्लोबल स्केल पर जो है ये compete करने में हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फैक्टर हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 फैक्टर हाइलाइटेड अबव व्हिच अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पहला फैक्टर हमारा क्या है, हम यहाँ देख सकते हैं कि बिजनेस साइकिल जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हमें रॉ मटेरियल की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम एक बिजनेस साइकिल फैक्टर को यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंपटीशन लेवल को भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन। और साथ साथ अगर लिखना चाहें तो प्रोडक्शन साइकिल भी आप एक फैक्टर यहाँ पर डाल लें। प्रोडक्शन साइकिल जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा हमें वर्किंग कैपिटल की क्या पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है, राइट। तो प्रोडक्शन साइकिल भी एक आपका यहाँ कंसेप्ट इन्वॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर ये लिखा नहीं है कि आइडेंटिफाई द मतलब कोट द लाइंस। तो आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेन 3 फैक्टर हाइलाइटेड अबव
तो यहाँ पर हमें लाइन भी आइडेंटिफाइड करनी पड़ सकती है। तो आपको मैंने बता दिया कि जो बिजनेस साइकिल अगर हम देखें, पहला पॉइंट देखें अपना बिजनेस साइकिल, तो वो ये है कि जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतना ज्यादा हमें नई टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्शन करने के लिए हमारी बिजनेस साइकिल उतनी ही लंबी होने वाली है। दूसरा अगर हम बात करें तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस जो है वो हमारा यहाँ फैक्टर हो सकता है। तीसरा कंपटीशन लेवल, नए वेंचर्स आ रहे हैं तो कंपटीशन लेवल भी हमारा यहाँ बढ़ रहा है। तो और हम देखें प्रोडक्शन साइकिल, तो टेक्नोलॉजीज इनोवेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, और जितनी टेक्नोलॉजी इनोवेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी प्रोडक्शन साइकिल उतनी ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है, तो उसको भी हम यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये केस स्टडी आपको ठीक से समझ में आ गई है, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज, जैसे मैंने आपको बताया, और अब तक जिन्होंने हमारी क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, प्लीज वो कमेंट कर दें, लाइक कर दें, और अगर क्लासेस बहुत ही अच्छी लग रही हैं तो काइंडली गिव ए थंब इंप्रेशन ऑल्सो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 एक बड़ी सी केस स्टडी आपको दिखाई दे रही है। मैंने आपको बताया जब भी कोई केस स्टडी ज्यादा बड़ी दिखाई दे, जिसको पढ़ने में आपको समय लगे, तो समय को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है क्या पूछा गया, तो हमें केस स्टडी पढ़ते पढ़ते उसके आंसर को फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। राइट। तो यहाँ लिखा है एक्सप्लेन the various internal and external source of recruitment used by new range to recruit its employee। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है बेटा। देखिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ बात हो रही है, तो हमें जैसे कि पता ही है कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स के बारे में अगर बात की जाए, तो इंटरनल सोर्स में हमारे पास बेसिकली कौन कौन से सोर्स आते हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर और डिमोशन समटाइम्स। ठीक है, प्रमोशन, ट्रांसफर और डिमोशन, ये तीन हमारे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अगर बारे में बात की जाए, तो जैसे कैंपस रिक्रूटमेंट है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के बारे में बात कर सकते हैं, या एडवर्टीजमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार के सोर्सेज हमारे क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और अभी क्वेश्चन स्पष्ट ये कहता है कि हमें ये आइडेंटिफाइड करने हैं जो न्यू रेंज ने अडॉप्ट किए हैं। आइए चलते हैं केस स्टडी की तरफ, और वन बाय वन जो है ना सोर्सेज यहाँ यूज हुए हैं रिक्रूटमेंट के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल में से, उनको हम यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, न्यू रेंज is a chain of departmental store in India with 56 outlets. It sells the best product as the lowest price, and the human resource department takes care to select, train, motivate, and retain the employees. Currently, it has 170 full-time workers, employees, and 30 part-time employees. This is a particular introductory part कि एक न्यू रेंज कंपनी है, डिपार्टमेंटल स्टोर है सॉरी, और उसके 56 आउटलेट्स हैं, और वो एक बेस्ट प्रोडक्ट जो लोवेस्ट कॉस्ट पर प्रोवाइड करती है, इस प्रकार का डिपार्टमेंटल स्टोर है। और 170 यहाँ फुल टाइम एम्प्लॉई और 30 पार्ट टाइम एम्प्लॉई काम करते हैं। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर उस ऊपर वाले पैरों में से कोई पॉइंट ऐसा नहीं लगा जिसको मैं ये कह सकूं कि ये इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स का पार्ट है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या मिलता है हमें। फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉइज आर रिक्रूटेड थ्रू प्राइवेट कंसल्टेंट्स। लीजिए पहला हमारा रिक्रूटमेंट सोर्स आ गया, प्राइवेट कंसल्टेंट्स यानी कंसल्टेंसी फर्म्स। तो इट इज ए काइंड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कंसल्टेंसी फर्म्स का हम यूटिलाइजेशन करके टॉप लेवल मैनेजमेंट की पोस्ट को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, दीज प्रोफेशनल रिक्रूटर्स कैन एंटाइस मींस प्रोवाइड करना द नीडेड टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम अदर कंपनीज बाय मेकिंग द राइट ऑफर्स, एंड एम्प्लॉइज अपॉइंटेड एट द एंट्री लेवल आर रिक्रूटेड थ्रू वॉक इन। जो एम्प्लॉइज हमें एंट्री लेवल पर चाहिए, तो उनको हम कैसे रिक्रूट करते हैं, उनको हम रिक्रूट करते हैं थ्रू द वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर। राइट, वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर, इट मींस वो एक प्रकार की क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टाइप हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बेसिकली करते क्या है कि हम नोटिस लगा देते हैं बोर्ड पर। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। फॉर दैट a notice is placed on the notice board specifying the details of the jobs available। राइट, तो यहाँ पर हमारा दूसरा जो है हमारा पॉइंट आ गया, दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हम नोटिस पुट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, न्यू रेंज इज आल्सो इंकरेजेस प्रेजेंट एम्प्लॉइज और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू रेफर कैंडिडेट। देखिए जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को रेफर करें,
तो ये एक पार्टिकुलर पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, बेसिकली हम कर रहे हैं रेफरेंस चेक, राइट। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज हम यहाँ लेना चाहते हैं कि एम्प्लॉइज रिकमेंड करें और किस प्रकार से वो रिकमेंडेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एम्प्लॉइज को अपॉइंट करें। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दे ऑल्सो विजिट सम ऑफ द रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ज्वाइंट प्रोग्राम्स बेसिकली जहां होते हैं तो वहां पर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है। और जहां रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन की बात की जाती है तो वो हमारा एक प्रकार का कौन सा रिक्रूटमेंट होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। आगे क्या लिखा है देखते हैं, टू हायर सम ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड प्रोमाइजिंग स्टूडेंट्स एज इट्स एम्प्लॉइज। तो ये हमारा कौन सा कैंपस रिक्रूटमेंट। न्यू रेंज शिफ्ट्स वर्क फोर्स फ्रॉम surplus department to those where there is shortage of staff instead of laying them off। यानी कि उनको हटाने की बजाय क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है, जहां पर ज्यादा सरप्लस स्टाफ है वहां से वहां पर जहां पर कम है। तो ये एक पांचवा हमारा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया, जिसको हम बोलेंगे क्या, ट्रांसफर। क्या बोलेंगे इसको हम, बेसिकली ट्रांसफर। और ट्रांसफर किसका पार्ट है, हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर अलग अलग हम देना चाहें तो इंटरनल सोर्स में हम बात कर सकते हैं ट्रांसफर की, और एक्सटर्नल सोर्स में हम बात कर सकते हैं किनकी, एक तो प्राइवेट जो है प्लेसमेंट की, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। दूसरा हमारा होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तीसरा जो हमने सिंबल लगाया है दैट इज रिगार्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फोर्थ वन जो हमारा वो क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हम इस तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन लाइनों को अगर कोट करने के लिए कह दिया जाए तो ये लाइनें उठाकर आप एज इट इज लिख देंगे, जिन जिनके ऊपर मैंने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर डाला है, और उनके सामने लिख देंगे कि कौन कौन से सोर्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और इंटरनल में कौन सा और एक्सटर्नल में कौन सा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमें नजर आता है, एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो हम बात कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस की, और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम आपको सिंपल सी बात कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो करते क्या है, वो बेसिकली एक यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, राइट। इंसाइट्स देते हैं, किसको हम लिख सकते हैं कैसे, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, राइट। पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रोवाइडिंग इंसाइट्स टू द मैनेजर, प्रोवाइडिंग इंसाइट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हमारी मदद करते हैं, किस तरीके से मदद करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। थर्ड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा क्या इंपॉर्टेंस का पॉइंट हो सकता है, यहाँ बात हो सकती है साइंटिफिक डिसीजन के बारे में, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक प्रकार के साइंटिफिक डिसीजन है। और फोर्थ वन पॉइंट के बारे में अगर बात की जाए तो फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशंस। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट कंडीशंस उनके बारे में हम यहाँ लिख सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ बता सकते हैं। लास्ट वन अगर बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने का काम भी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन पांचों को आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पता है तो आप उनको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। ये 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा हमसे पूछ लिया जाता है। सॉरी, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है 5 पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर हमसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर और बाय नेम द वेरियस प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल। तो आपको वो भी यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हमारा, इट इज पॉलिसी मैटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एम्पावर द पीपल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, नेम द कंसेप्ट that related to the above statement and describe any 5 points of importance of the concept involved। सबसे पहली जो लाइन है उसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, कंसेप्ट उसी के अंदर छुपा है हमारा। इट इज द पॉलिसी मैटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एम्पावर, राइट। क्या है एम्पावर, एम्पावर का मतलब क्या होता है, शक्तियां देना, पावर बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटीज देना टू द पीपल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉइज को अथॉरिटीज दे देना। अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से तो हमारा यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया गया है, इट कंसेप्ट इज टू बी नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, राइट। तो हम यहाँ कंसेप्ट के बारे में अगर बात करें, नेम द कंसेप्ट रिलेटेड टू द अबव स्टेटमेंट, तो कौन सा कंसेप्ट है हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन।
डिसेंट्रलाइजेशन, इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, इसका मीनिंग हम यहाँ बताएंगे। और डिस्क्राइब एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट, और डिसेंट्रलाइजेशन की कोई 5 इंपॉर्टेंस आपको बतानी है तो कोई भी 5 इंपॉर्टेंस आप यहाँ इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है। लाइक एम्प्लॉइज का मनोबल बढ़ाता है, डेवलप द इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉइज, लाइक मैनेजर टैलेंट उनके अंदर डेवलप करता है, उनमें क्विक डिसीजन लेने की भावना को डेवलप करता है, टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड कम हो जाता है, और ग्रोथ फैसिलिटी भी हमारे सामने उनके सामने जो है बेसिकली दिखाई देती हैं। तो ये आप इस तरीके से पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इन पॉइंट्स के बारे में मैं फिर से बता दूं, जैसे पहला पॉइंट क्या होगा कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके वर्कलोड को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, वर्कलोड घटा देती है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या होगा कि एक उनके अंदर क्विक डिसीजन मेकिंग पावर को क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। तीसरा अगर मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करूं तो क्या होगा हमारा तीसरा पॉइंट कि जो मैनेजरियल टैलेंट है उसको उनके अंदर से बाहर निकालती है और वो मैनेजर टैलेंट उनके अंदर डेवलप करती है। अगर फोर्थ पॉइंट बात करें डिसेंट्रलाइजेशन के केस में तो ये क्या करता है, उनके अंदर इनिशिएशन की भावना को डेवलप करता है, इनिशिएशन लेने की भावना को डेवलप करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ग्रोथ फैसिलिटी भी उनको दिखाई देती है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उनको दिखाई देते हैं। तो ये 5 पॉइंट हम यहाँ बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। अगेन द केस स्टडी इज वेरी लार्ज, सो इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दिस केस स्टडी, देयरआफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द केस स्टडी। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट। देखिए बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट। अब कंसेप्ट को आइडेंटिफाई कब करोगे, जब आप पूरा केस पढ़ोगे। तो केस पढ़ना इसका मतलब आपके लिए कंपलसरी है। और आगे लिखा है एक्सप्लेन ब्रीफ एनी 4 फैक्टर डिस्कस्ड इन द अबव केस रिलेटेड टू द कांसेप्ट सो आइडेंटिफाइड। अब इसकी जानकारी तो हम इन फैक्टर्स को तो तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हमें कांसेप्ट के बारे में पता लगेगा। तो सबसे पहले तो केस पढ़ते हैं और कांसेप्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए केस क्या है ये देखते हैं। After acquiring the necessary knowledge and skills on starting an aloe vera farm, Ashok wanted to be leading manufacturer of aloe vera products worldwide, and he observed that products were expensive as the demand of the products was more than the supply, right? तो यहाँ पर एक बातें जो लिखी गई है वो क्या डिस्कशन कर चल रहा है कि मिस्टर अशोक जो है उसने प्रॉपर तरीके से नॉलेज और स्किल एक्वायर कर ली है एलोवेरा फार्मिंग की, और वो एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है एलोवेरा प्रोडक्ट्स का वर्ल्ड वाइड में। और उसने ऑब्जर्व किया है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है एलोवेरा के, उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो उसका मतलब वो एक, यहाँ पर हम बात करें तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस टाइप लेना चाहता है, राइट, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। तो यहाँ चलो इसको लिख लेते हैं कि हो सकता है कि हमारा कंसेप्ट कहीं काम आ जाए। फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस के बारे में यहाँ बात हो रही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में एक प्रकार से। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस जो है वो किस कंसेप्ट से रिलेटेड है हमारा, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, राइट। तो एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, तो चलिए कोई बात नहीं, हो सकता कंसेप्ट हमारा एनालिसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हो। चलिए आगे चलते हैं। He was also keen to promote the methods and practices that were economically viable and environmentally sound and at the same time protecting public health। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार से बात कर रहा है कि भाई वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अलग अलग मेथड प्रैक्टिसेस जो कि इकोनॉमिकल हो उनको फॉलो करना चाहता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और साथ ही साथ वो पब्लिक हेल्थ को भी और उनके टाइम को भी क्या करे, प्रोटेक्ट करे। सॉरी क्या करना चाह रहे हैं, सेम टाइम पर प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ को भी वो सुरक्षित करना चाहते हैं। Ashok's main consideration was about the amount of money paid by consumers in consideration of the परचेज ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट। यहां पर अगर बात की जाए तो देखिए दोबारा से एक बार पढ़ते हैं। अशोक का जो मेन कंसिडरेशन वो किस पर है, अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय कंज्यूमर्स इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज एलोवेरा प्रोडक्ट्स। ही ऑल्सो थॉट दैट कंपिटिटर्स प्राइस, किसके प्राइस के बारे में बात हो रही है, अब कंपिटिटर प्राइस के बारे में, एंड देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शन मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर दिस।
वो जो है क्या सोच रहा है कि जो कंपटीटर प्राइस है उनका भी मैं ध्यान रखूं, और एंटिसिपेटेड रिएक्शन जो कंज्यूमर के उनके ऊपर भी फोकस किया करने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, डूइंग करेक्ट मार्केटिंग प्लानिंग, ही came to know that consumer compare the value of product, compare the value of product to the value of money they are required to pay। जो वो देते हैं उनके अगेंस्ट देखते हैं कि जो पैसा वो दे रहे हैं क्या उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो कंज्यूमर विल बी रेडी टू बाय ए प्रोडक्ट व्हेन दे perceived that the value of product is at least equal to the value of money which they would pay। तो इसका मतलब वो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को ज्यादा फोकस कर रहे हैं कंज्यूमर्स, और उसके लिए वो किस बात को देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को, यानी प्राइस क्या है प्रोडक्ट का बेसिकली। सिंस he was entering into market and he felt that he may not be able to cover all costs, he knew that in the long run business will not able to survive unless all the costs are covered in addition to a minimum profit, and he examined the quality of features of the product of the competitors and anticipated reactions of the consumers. Considering the same, he decided to add some unique features of the packaging and also decided to provide free home delivery of the products। The method, the above case related to a concept which is considered to be an effective competitive marketing weapon in the condition of perfect competition। Most of the firms compete with each other on this concept in the marketing of goods एंड सर्विसेज। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट ऐसे आ गए जो क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इस पॉइंट से अगर क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, यहाँ से कहां से भला, अशोक्स मेन कंसिडरेशन, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने लिखा है दिस द अबव केस रिलेटेड टू कंसेप्ट व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग वेपन इन कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है, बेसिकली आपको सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्राइस स्ट्रेटजी जो है बड़े मायने रखती है, यानी कीमत जो है वो हम बेसिकली फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है ना कि मेकर होती, या प्राइस लेने वाली होती है। मोस्ट ऑफ द फर्म्स अपना प्राइस वो डिसाइड नहीं कर सकते और एक दूसरे के साथ उनका कंपटीशन इसी चीज को लेकर चलता है। तो मार्केटिंग का जो कंसेप्ट अगर हम बात करें तो यहाँ बेसिकली इसके बारे में बात हो रही है, प्राइस के बारे में बात हो रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो कंसेप्ट है वो क्या है हमारा, प्राइसिंग। प्राइसिंग के बारे में यहाँ बात हो रही है। जो पूरी की पूरी केस स्टडी हमने डिस्कस की उसमें जिस फैक्टर को यहाँ फोकस किया गया है वो कौन सा फैक्टर है, हमारा प्राइसिंग फैक्टर, राइट। प्राइसिंग फैक्टर पर फोकस किया गया है। चलिए बात ये तो हुई हमारी आइडेंटिफाई द कंसेप्ट की, और हमने कंसेप्ट को यहाँ फाइंड आउट कर लिया। कौन सा कंसेप्ट है, प्राइसिंग। प्राइसिंग किसकी, ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में यहाँ कंसर्न किया गया है कस्टमर्स के व्यू पॉइंट से भी और मैन्युफैक्चरर के व्यू पॉइंट से भी और कंपटीटर्स के व्यू पॉइंट से भी, राइट। अब इनके फैक्टर्स आपको यहाँ एक्सप्लेन करने हैं। आई होप फैक्टर्स आप इजीली जो है यहाँ एक्सप्लेन कर लेंगे, कि 4 फैक्टर को आपने यहाँ एक्सप्लेन करना है। तो मैं 4 फैक्टर के नाम आपको बता देता हूँ, आप वो एक्सप्लेन करिए, या अपने पास से कोई भी 4 फैक्टर यहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो फैक्टर आपको इसके अंदर से थोड़ा ढूंढ कर जो ना आपको क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो अगर हम बात करें तो दैट इज रिलेटेड टू आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो कौन सी लाइनें ऐसी हैं जो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं। तो आइए देखते हैं एक बार। यहाँ पर आप देखिए लाइनें देखने को मिलती है, हमने कहीं पढ़ा था कि एटलीस्ट जो है ना हमारी कॉस्ट तो कवर होनी चाहिए, टू कवर ऑल कॉस्ट। Since he was entering to a market, he felt that he may not be able to cover all cost। तो जो all cost concept है are covered in addition to minimum profit, इसका हमें पूरा ध्यान रखना है। इन लाइनों से हमें ये पता लगता है कि हम यहाँ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। ऑल कॉस्ट आर कवर्ड। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर देखा जा सकता है, जो पहली जो लाइनें हमने पढ़ी थी कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड जो है, ही ऑब्जर्व्ड दैट
प्रोडक्ट वर एक्सपेंसिव एज द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स वाज मोर देन द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। तो डिमांड भी प्रोडक्ट की को जो ना क्या करती है, अफेक्ट करती है कि प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। तो दूसरा फैक्टर हमारा यहाँ ये भी हो सकता है। हम पहला जो पॉइंट इसको रखेंगे, इसको हम पहले पॉइंट पे रखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हम उठा लेंगे जो डिमांड के बारे में बात करेगी, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में बात करेगी। तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। देखिए इन्होंने बताया कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीटर्स प्राइस को हम यहाँ देख रहे हैं और बहुत सारे कंपटीटर। दूसरा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जो बात हो रही है ना, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम यह कर सकते हैं कि कंपटीशन जो है ना बहुत ज्यादा है, तो कंपटीटर्स प्राइसिंग पॉलिसीज भी हमें यहाँ ध्यान में रखनी होगी प्रोडक्ट के प्राइस को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि कंपटीटर्स जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्या हम उस तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बात पे हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखते हुए कि जो प्रोडक्ट है कस्टमर का, उसमें बहुत ज्यादा हमें क्या करना है, बेसिकली क्वालिटी को इंप्रूव करना है, ताकि जो प्रोडक्ट ऑफ कंपटीटर्स है उनसे हम क्या कर सके, compete कर सकें। क्वालिटी एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये पॉइंट हम यहाँ उठाकर लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना। तो कंसिडर द सेम ही डिसाइडेड टू add some features of the packaging and also decided to provide free home delivery of the product। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली मार्केट लीडरशिप। तो मार्केट लीडरशिप अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें प्रोडक्ट की कीमत को मार्केट में इस तरीके से सेट करना पड़ेगा जो कंपटीटर्स की कीमत से कम हो। तो हमारी यहाँ पर इस बात से हम पॉइंट नंबर 4 अपना ले सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्राइसिंग क्या है हमारा। नेक्स्ट मार्केटिंग मेथड्स हमने कौन कौन से यूज किए हैं, तो मार्केटिंग मेथड के बारे में बात करते हैं। तो हमें ऐसे मेथड यूज करने के लिए इसने बताया था कि जो इकोनॉमिकल हो, वाइबल हो, जिनसे कम कीमत हो और हमारी कॉस्ट जो है वो क्या हो सके, compete कर सके, कवर अप कर सके। तो ये लाइन हम अगर देखें तो ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलेगी कि एक कैसी लाइन आई थी, प्रमोटिंग मेथड्स इकोनॉमिकल टाइप में। तो देखते हैं ये लाइन कहाँ है हमारी, इसमें देखिए ये रही हमारी ये लाइन। He was also keen to promote the methods and practices they were economically viable and environmentally sound and at the same time protecting the public health also। तो यहाँ से हम पांचवा पॉइंट हमारा उठा सकते हैं, that is to be called as marketing methods। What kind of marketing methods we are using। आई होप आपको एक थोड़ी समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो प्लीज क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करें, समझें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो आप उनको साथ साथ नोट भी करें। तो ये जो पार्टिकुलर पूरा चैप्टर है, पूरा जो केस स्टडी है, वो हमारे किस चैप्टर की थी, यूनिट 11th की थी। यूनिट 11th के अंदर कौन सा चैप्टर है हमारा, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज 4 P's। उन 4 P's को आप बड़े डिटेल में पढ़ें। हमारे 2 से 3 क्वेश्चन हमने यहाँ देख लिए हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। आइए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है हमें, और में एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के राइट्स के साथ साथ कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताई गई हैं कि कंज्यूमर भाई कोशिश होना चाहिए, कंज्यूमर जो है वो एक ऐसा होना चाहिए जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को ही प्रेफर करे, और ऐसा कंज्यूमर होना चाहिए कि वो सारी इंफॉर्मेशन की जानकारी रखे, और ऐसा कंज्यूमर होना चाहिए कि वो लेबलिंग प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त ऑल लेबल्स को बड़े सावधानी पूर्वक पढ़े और डील फेयर करे, टैक्स बचाने के चक्कर में जो है ना ऐसा ना हो कि वो इनवॉइस ना ले, इनवॉइस को ले, और वैलिड सोर्सेज से प्रोडक्ट को वो बाय करे। तो इस प्रकार के जो पॉइंट हैं हमें ये एक्सप्लेन करने हैं। आई होप आप उसको इस क्वेश्चन को जो है बड़े अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो आपने यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, ये कॉमन क्वेश्चन हो गया हमारा। कॉमन क्वेश्चन इन द सेंस कि जो भी आप इसमें बात लिखेंगे रिगार्डिंग टू द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, वो यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। राइट, आपको बताना है कंज्यूमर कॉन्शियस कैसे हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है व्हाइल परचेजिंग द गुड्स। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली लिख सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन, इसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए सीरीज ऑफ स्टेप टू एसेस द परफॉर्मेंस एट वेरियस स्टेजेस। देखिए जब बात करते हैं ना स्टेप टू एसेस द परफॉर्मेंस
ऑफ वेरियस स्टेजेस। तो जनरली हम परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात जब करते हैं, उसको एसेस करने की बात करते हैं, उसको मेजरमेंट करने की बात करते हैं, तो हम किस में करते हैं? कंट्रोलिंग फंक्शन में करते हैं, राइट। कंट्रोलिंग हमारा जो फंक्शन है उसमें हमें 5 पॉइंट जो दिए गए हैं वो परफॉर्मेंस रिगार्डिंग की दिए गए, जिसमें हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस की जाती है, उसकी मेजरमेंट की जाती है, डेविएशंस निकाले जाते हैं और करेक्टिव स्टेप से उठाए जाते हैं। आइडेंटिफाई the function of management, identify the function of management involved in the above question and state the steps involved in such a process। तो आप बड़े सिंपली बिना दिक्कत के आप लिख सकते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन, यहाँ हमारा जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसके जो स्टेप है मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहला स्टेप आपका कौन सा होता है? सेटिंग स्टैंडर्ड्स, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरा स्टेप आपका क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुई है आपकी उसको देखना, एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा स्टेप क्या होता है? डूइंग द कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका? कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का किसके साथ है? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करना। यह हमारा स्टेप है। फोर्थ वन पॉइंट हमारा क्या आता है? एनालाइजिंग द डेविएशन, एनालाइजिंग डेविएशन। और फिफ्थ वन पॉइंट हमारा क्या होता है स्टेप में? दैट इज करेक्टिव एक्शंस, में टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। तो ये 5 पॉइंट आप यहाँ आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि जब इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आप डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें ताकि क्वेश्चन अट्रैक्टिव हो, प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी हो सके और हमें अच्छे नंबर, पूरे नंबर यानी कि इस क्वेश्चन में मिल सके। आइए हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन का और का पार्ट डिस्कस करते हैं और इसके बाद हमारा ये जो पार्टिकुलरली सैंपल पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे अकाउंट की प्लेलिस्ट को भी साथ में वॉच करें। उसमें हम लोग अकाउंटेंसी एपीसी डीके गोयल सर के द्वारा इशू किए गए सैंपल पेपर्स का डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं और हमने पहले सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई ने इशू किया था उसके 6 क्वेश्चन बड़े डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप सो उससे आपकी बेसिक नॉलेज अपडेटेड होगी। तो आइए हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिजनेस स्टडी का। रेंडर योर एडवाइस विद टू बेनिफिटिंग स्पोर्ट in the following situations, right? Render your advice with two benefiting sport in the following situation। कुछ situations हमें दी गई हैं, situation A, situation B and situation C। ये तीन जो situation दी गई हैं इनमें हमें क्या निकालना है? इन एडवाइस देनी है और बताना है कि हमारी एडवाइस इनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, यानी कि उसके दो बेनिफिट भी हमें यहाँ पर बेसिकली बताने हैं। आइए पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। वर्कर्स आर ऑलवेज अनविलिंग टू टेक अप ए न्यू काइंड ऑफ वर्क। देखिए जैसे यहाँ इस प्रकार की अगर कोई लाइन आपको मिलती है ना, अनविलिंग टू टेक अप न्यू काइंड ऑफ वर्क, वहां बेसिकली वर्कर्स में किसकी कमी है? मोटिवेशन की कमी है, राइट। इसका मतलब वर्कर्स को प्रॉपर मोटिवेशन हमने नहीं दिया है, मोटिवेशन की वहां पर क्या है? कमी है। तो मोटिवेशन उनको बढ़ाना चाहिए उनका। चलिए बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखने पर पता लगता है कि हम क्या एडवाइस दे सकते हैं उनको। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यू टू राइज इन डिमांड फर्म्स वांट्स देम टू कोऑपरेट to meet pending orders. The supervisor is finding difficult to cope up with the situation, and what should supervisor do overcome this situation? To overcome the situation। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो डायरेक्टिंग फंक्शन है उसके मोटिवेशन एलिमेंट की कमी है। हमें क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉइज को। सुपरवाइजर को क्या चाहिए? वो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करे? मोटिवेट करे, राइट। मोटिवेट करने का बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कैसे वो मोटिवेट कर सकते हैं? लाइक मोटिवेट कर सकते हैं उनको जो है ना पार्टिकुलरली उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के कंटेक्स्ट में, है ना, उनको ये बात बताने के कंटेक्स्ट में कि भाई ये जो मोटिवेशन है वो प्रकार से आपके अंदर मोशन डेवलप करता है, ये आपको बताता है कि आपको काम कैसे करना है। और ये मोटिवेशन को दो तरीके से दिया जा सकता है। दो तरीके से, कौन से दो तरीके से? या तो मॉनेटरी मोटिवेशन दिया जा सकता है या नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन दिया जा सकता है। तो किस जैसे भी कोई एम्प्लॉय मोटिवेट होता है हमें उस तरीके का मोटिवेशन उसको देना है ताकि वो हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सके और ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन में मदद कर सके। चलिए नेक्स्ट जो है बी पार्ट, बी की पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्या कहता है? वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। अच्छा इसमें क्या एडवाइस दी हमने? एडवाइस दी कि हमें मोटिवेशन
जो फैक्टर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसके लिए हमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स को उठाना है। और उसके बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिए हैं कि अगर मोटिवेशन देंगे तो वो एक्शन में आएंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो काम को इंटरेस्ट लेकर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है वर्कर इन ए फैक्ट्री गो टू द प्रोडक्शन मैनेजर फ्रिक्वेंटली फॉर गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन। देखिए किसी फैक्ट्री में बेसिकली यदि वर्कर बार बार प्रोडक्शन मैनेजर के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब उनको वहां पर एक पर्सन ऐसा अपॉइंट करना चाहिए जो उनको क्या कर सके, गाइड कर सके, उनको सुपरवाइज कर सके। यस, आप सही समझ रहे हैं, मेरा मतलब है सुपरवाइजर से, यानी कि मैं यहाँ एडवाइस दूंगा तो उनको क्या करना चाहिए, सुपरवाइजर जो है, बेसिकली सुपरवाइजर जो है वो क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए, राइट। एज ए रिजल्ट द फील्स ओवरबर्डन्ड, एज ए रिजल्ट ही फील्स ओवरबर्डन, डेफिनेटली ओवरबर्डन महसूस करेगा प्रोडक्शन मैनेजर। एंड हाउ प्रोडक्शन मैनेजर कैन रिड्यूस हिज बर्डन, तो कैसे बर्डन को कम कर सकता है, बाय अपॉइंटिंग ए सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर जब आएगा तो उसके क्या बेनिफिट होंगे, सीधी सीधी सी बात है, वो लोगों को ऑर्डर प्लेस करेगा, उनको इंस्ट्रक्शन देगा, डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा और डेफिनेटली उनके साथ कोप अप करेगा, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, आशा लिमिटेड assured their employees that in spite of recession no worker will be retrenched from the job। देखिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी दे दी कि भाई रिसेशन आ भी जाए ना, रिसेशन आ भी जाए तो किसी भी वर्कर को क्या नहीं किया जाएगा, रिट्रेंच नहीं किया जाएगा। एक प्रकार से जॉब सिक्योरिटी की बात यहाँ पर हो रही है कि उनको हम क्या दे रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। जॉब सिक्योरिटी उनको दी जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव ऑफर्ड टू द एम्प्लॉइज। डेफिनेटली इंसेंटिव कौन सा है, जॉब सिक्योरिटी का है। और जॉब सिक्योरिटी का जो इंसेंटिव हम दे रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई उनकी जॉब सिक्योर्ड है, उनको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि रिट्रेंचमेंट के केस में यानी रिसेशन के केस में उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ऐसी कोई बात उनके सामने नहीं होगी। यही इसका बेसिकली बेनिफिट है और उनकी फ्यूचर इनकम भी सर्टेन रहेगी। आई होप हमने 34th क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मैं फिर से बता दूं, मेरा नंबर है 7015406635। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी क्यूरी के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को फिर भी यही कहना चाहता हूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक हमारी क्लास पहुंच सके जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और आप पे सभी के कंसेप्ट जो है बारीकी से हम क्या कर सकें, क्लियर कर सके। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, हैव ए गुड डे ऑल्सो, राइट। बाय बाय, टेक केयर।